तो भाई कल मैं अपना मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देकर आया हूँ ऑफलाइन। तो भाई इस वीडियो में आप लोगों को ऑफलाइन एग्ज़ाम का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। साथ ही साथ आप लोगों के माइंड में जितने भी ऑफलाइन से रिलेटेड डाउट आ रहे होंगे, एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड वगैरह वगैरह, सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, साथ ही साथ भाई आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आप लोगों का आएगा वो भी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा सब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को एक टिप दूंगा मैं। अब ये जो टिप होगी ना 101% वर्किंग है, लिख के दे सकता हूँ मैं। आप इजीली पास आउट हो सकते हो, अच्छे मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो आप, अगर आप इस टिप को थोड़े अच्छे से फॉलो करते हो तो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा डाउट भी आ रहा है आप लोगों का कि भाई आप लोगों को पास आउट होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं एक एग्जाम में। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही होंगे, बट फिर भी मैं आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए वो बात करते हैं सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर की पैटर्न की, कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ पे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस ये थी कि भाई आप लोगों को आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा इस बार ऑफलाइन एग्जाम में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फॉलो भी करी। यूजुअली हमें 3 घंटे मिलते थे, बट यहाँ पे 3.5 घंटे हमें दिए गए। ठीक है, दूसरी गाइडलाइंस जो थी भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो ये थी कि आपके क्वेश्चंस जो है उसकी चॉइस जो है वो इंक्रीज कर देंगे। कहने का मतलब ये है, पहले क्या होता था 8 क्वेश्चन आते थे, करने आपको 4 होते थे 8 में से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस ये थी, ये जो क्वेश्चन है इसे इंक्रीज कर देंगे और आपको करने इतने ही होंगे जितने आप पहले से करते थे। तो कहने का मतलब ये था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये 8 से 10 होने चाहिए थे या 12 होना चाहिए थे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो एग्ज़ाम पैटर्न शुरू से रहा, मतलब कि जो क्वेश्चंस पहले से आते थे वैसा ही रहा। ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चों का भी पेपर था तो भाई उनके भी बस क्वेश्चन सेम ही रहे, बट उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उन्हें लॉन्ग कर दिया गया। और जो बीकॉम ऑनर्स वालों का भी एग्जाम हुआ था उसमें भी कोई चॉइसेस जो है इंक्रीज नहीं करी गई थी। तो भाई यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ हमें इस मामले में धोखा दे दिया। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कोई आप फेल वेल नहीं हो जाओगे। जो 50% आपको चॉइस दी गई है इतनी इनफ है, काफ़ी है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं भाई यहाँ पे एक छोटा सा डाउट की। छोटा सा डाउट भाई स्टूडेंट्स के मन में आता है, हम किस मीडियम में जो है एग्जाम देंगे। तो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है क्वेश्चन पेपर में, किसी भी एक मीडियम को फॉलो करो, फिर चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, वो मैटर नहीं करता। एक एग्जाम आपको एक मीडियम में फॉलो करना होता है। क्लियर ये भी डाउट। चलिए भाई बात करते हैं अब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। आपको सारा प्रोसीजर जो है वो समझाता हूँ जैसे जैसे मैंने एक्सपीरियंस करा। सबसे पहली बात भाई, आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पे जो है ना, पहले दिन भाई अपने टाइम से पहुंच जाना। ये मत सोचना कि हम तो भाई एग्जैक्ट जो टाइम दे रखी है उस तक ही पहुंचेंगे। ट्राई करना कि उससे आधे घंटे पहले ही पहुंचने की कोशिश करना, ठीक है ना, क्योंकि भाई आप फर्स्ट डे जाओगे तो आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होगा और आपके साथ हो सकता है बहुत सी प्रॉब्लम हो जाए, बीच में जाम में फंस जाओ या और भी बहुत सी चीज़ें। तो जब आपको अगली बार से टाइम का अंदाज़ा हो जाएगा तो अगली बार आप भाई ईजिली अपने टाइम से निकलना और अपने टाइम से पहुंच जाना। ठीक है, बट फर्स्ट टाइम में ऐसा मत करना, क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर वगैरह भी ढूंढना पड़ेगा और भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। मैं भी भाई पूरा 1 घंटे पहले पहुंच गया था अपने एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, अब भाई जब अपने सेंटर पे आप पहुंच जाओगे तो वहीं बाहर कॉलेज की भाई लिस्ट लगी होगी। लिस्ट पे वहाँ पे भाई अपने रोल नंबर वाइज रूम चेक करना कि किस रूम में आपको बैठना है। ठीक है, अब जब रूम चेकआउट कर लोगे तो रूम के बाहर जब वो जाने देंगे, एंट्री जब आपकी होगी, तो भाई रूम के बाहर भी एक लिस्ट लगी होती है। उसमें भाई सीटिंग का सिस्टम होता है, यानी कि आपको उस रूम में रोल नंबर वाइज बिठाया जाता है, बताया जाता है कि आपका ये रोल नंबर है तो आपको इस सीट पर बैठना है। तो वो चीज़ दोनों लिस्ट जो है आपको चेकआउट करके अपनी सीटिंग पे जाके बैठना है, सीट पे बैठना है। ठीक है, रही बात भैया आपके बैग फ़ोन वगैरह की, तो भाई जो भी आप माल पानी लेके जाओगे वो सब आपको भारी रखना पड़ेगा। जो आपका एग्ज़ाम हॉल होगा उसके भारी आपको रखवा देंगे। ठीक है, फ़ोन जो है वो आप लोग भाई अपने लेके जाओगे तो उसके खुद जिम्मेदार होगे, अदरवाइज़ आप इंजिविलेटर जो होते हैं वहाँ पे उन्हें दे सकते हो। ठीक है ना। और रही बात भाई, एक और चीज़ बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से भी गायब बनाओ, हो सकते हैं क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो भाई अपने फ़ोन के को आप खुद ही जिम्मेदार होगे। तो अपना जो बैग वगैरह जो लेके जाओगे उसमें ताला लेके जाना साथ में और लगा देना, बात खत्म। ठीक है, बात करते हैं भाई यहाँ पे आपके एक और छोटा सा जो डाउट आता है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में कि भाई चीटिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस तो नहीं थी। तो देखो भाई, चीटिंग तो नहीं हो रही थी। जो वहाँ पे बैठे थे ना लोग जो थे, 3-3 भाई वहाँ पे जो लोगों ने जो है टीचर बिठा रखे थे। अब 3-3 टीचर भाई वो बैठ नहीं रहे थे, उनके बैठने तक के लिए चेयर नहीं थी और वो इधर उधर घूमे ही जा रहे थे। और सिर्फ घूम नहीं रहे थे, नीचे झाँक रहे, ऊपर झाँक रहे, हर जगह झाँक रहे थे, मतलब अच्छे से बात तक नहीं करने दे रहे थे, पूछने तक नहीं दे रहे थे स्टूडेंट्स को एक दूसरे तो भाई हो सकता है आपके एग्जाम सेंटर पे ऐसा ना हो, टीचर थोड़े अलग हो, किस्मत आपकी अच्छी हो, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपना बताया। ठीक है, आप लोगों को वैसे भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे एक छोटा सा आपको बताऊंगा कि भाई किसी के ऊपर डिपेंड होकर मत जाना, क्योंकि हो सकता है आपका आगे पीछे वाला आप लोगों को बताए
है ना वो थोड़ा खड़ूस दिमाग का हो, ठीक है ना, तो आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर मत जाना। अब जो मैं आपको टिप दूंगा तो भाई उस टिप की वजह से आप लोगों को किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा दूसरा बंदा आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो सकता है, ठीक है। देखो भाई टिप सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुन लेना। टिप ये है भाई पास आउट होने के लिए कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना उन्हें कर जाओ भाई, जितने कर सकते हो। 100% लिख के दे दूंगा ये मैं आपको, लिख के, कि आप पास आउट हो जाओगे अगर आप उसका सही सही आंसर लिख के आते हो तो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने भी अपने जो पेपर था उसमें भाई गिनती का मेरे को एक दिन पहले का सिर्फ 3 घंटे मिले मुझे पढ़ने के लिए। गिनती के 3 घंटे पढ़ा हूँ मैं। 3 घंटे में 4 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए मैंने। अब वो चारों के चारों ही अटक गए, और वो 4 क्वेश्चन जो करे मैंने चारों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करी चला गया। और आपको यकीन नहीं होता तो भाई ये रहा देखो, पहला क्वेश्चन ये भी अटका हुआ प्रीवियस ईयर से, दूसरा क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर से अटका हुआ, तीसरा ये भी अटका हुआ, चौथा ये भी अटका हुआ। आगे जाओगे तो भाई आगे भी एक दो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के ही हैं। बस इनकी जो है लैंग्वेज घुमा दिया। अगर किसी को यकीन नहीं होता तो भाई मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बना रखी है, उसमें से ये वाले क्वेश्चन जो है मैच आउट कर लेना। बस लैंग्वेज घुमा रखी है और कुछ नहीं। बस लैंग्वेज जो है ये लोग इस तरीके से घुमा देते हैं कि बच्चे को लगे कोई दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है ये आ गया, तो भाई थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, और पढ़ के क्वेश्चन वही होगा, बस लैंग्वेज घुमाएंगे इतने अच्छे से कि आपको समझ नहीं आएगा और आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो बस आपको क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से और अपना पेपर जो है करके आ जाना है। इसलिए कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर के भाई क्वेश्चन जो है कर जाना। अब बच्चे बोलेंगे भाई ये तो तेरी किस्मत थी कि किस्मत से आ गए तेरे सारे क्वेश्चन, जितने तो पढ़ के गया वही आ गया, तू पेपर दे आया। तो नहीं भाई, किस्मत नहीं है, ये लॉजिक है। लॉजिक क्या है इसके पीछे ये समझा देता हूँ। देखो भाई लॉजिक में आपको समझा देता हूँ। ग्रेजुएशन में आप सबको भी पता होगा, जो आपका एक चैप्टर है उसका एक चैप्टर पे जो एक चैप्टर जो होगा ना वो पूरा एक ही टॉपिक पे घूम रहा होगा। जो एक चैप्टर होगा पूरा एक ही मेन टॉपिक पे घूम रहा होगा। और ग्रेजुएशन में जो एक क्वेश्चन आएगा वो भी एक पूरा एक टॉपिक पे ही होगा, ठीक है। तो यूजुअली बात क्या है यहाँ पे कि जो एक क्वेश्चन होगा ना वो अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका ऑटोमेटिक एक चैप्टर जो है कवर अप हो जाता है, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन तो एक चैप्टर जो है पूरा एक ही क्वेश्चन पे घूम रहा होता है, ठीक है ना। यानी कि एक ही आपका टॉपिक पे घूम रहा होता है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट जो है मेरा समझ में आ रहा होगा, लॉजिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप भाई अगर एक क्वेश्चन कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बनता है जो उसके चैप्टर का मेन टॉपिक होता है। बस उसी को वो हर साल जो है लैंग्वेज जो है उसको एक अच्छे से घुमा देते हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर देते हैं, लो भाई कर दो। और आपको यकीन नहीं होता तो भाई मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनकी वीडियोस बना रखी है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, सबके आपको वीडियो के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट करना। अगर किसी और क्वेश्चन की डिमांड हो किसी और सब्जेक्ट की तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डिमांड ज़रूर कर देना। भाई यहाँ पे जो डाटा एनालिटिक्स वाले जो बच्चे डिमांड करते हैं, देखो भाई उसके क्वेश्चंस नहीं मिल रहे मुझे। साथ ही साथ जो भाई हिंदी वाले बच्चे जो डिमांड करते हैं उसके भी क्वेश्चंस नहीं मिल रहे। अगर मिलेंगे तो बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज भाई आप लोग भी अपने पास से थोड़ा बहुत ढूंढने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इजीली जो है पास आउट हो जाओगे, ठीक है। बात करते हैं भाई यहाँ पे आपका एक आखिरी जो डाउट है। डाउट क्या है भाई आखिरी आपका कि भाई एक एग्ज़ाम में पास आउट होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो देखो भाई आपको एक एग्ज़ाम में पास आउट होने के लिए 40% चाहिए होते हैं। तो भाई 75 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो 40% हुए भाई हमारे 30, यानी कि आपको 30 नंबर चाहिए हैं एक एग्ज़ाम में पास आउट होने के लिए। क्लियर हो गई बात। बस भाई यही सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर करनी थी, यही सब आपको अपना एक्सपीरियंस बताना था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।